अगर आप चाहते हैं कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको याद रखा जाए, तो या तो ऐसा कुछ कर जाइए जिसे लिखा जा सके, या कुछ ऐसा लिख जाइए जिसे पढ़ा जा सके आपके जाने के बाद भी। और इन्हीं पंक्तियों में विश्वास रखती हैं हमारी आज की मेहमान, जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं भूमिका मध्य प्रदेश दूरदर्शन में इस मन पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इस ऐसी शख्सियत से जो कुछ मिक्स पर्सनालिटी रखती हैं। उनकी पढ़ाई कुछ और है, पेशा कुछ और है। वो लिखती इतने ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स पे हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि वो किस चीज़ की विद्वान है। तो मैं हमेशा उन्हें एक वर्सेटाइल राइटर कह के बुलाती हूँ। तो आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान राशिका जोशी माहेश्वरी जी से। राशिका जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल तो कई जोक्स भी बन जाते हैं इंजीनियर्स की पढ़ाई पर, और हम देख रहे हैं कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, और फिर चाय के स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं, पिज़्ज़ा के स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं। आप भी पेशे से एजुकेशन से इंजीनियर हैं और पेशा कुछ और है। आप एक बहुत ही उम्दा दर्जे की लेखिका हैं। तो मुझे ये बताइए कि इंजीनियरिंग करने के बाद ये लेखन, क्या कनेक्शन है इस चीज़ का? बिल्कुल भूमिका जी, ऐसा होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग हमारे पैशन को बहुत देर में समझ पाते हैं। मेरे साथ में इंजीनियरिंग करने से पहले से ही मैं लिखने में हूँ, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग चुनने का जो मकसद था वो मेनली प्लेसमेंट्स या किसी भी तरह का कॉर्पोरेट जॉब नहीं था। ये था कि मुझे ये नहीं मालूम था कि शायद आगे चल के मैं राइटर बन जाऊँगी, लेकिन मेरा लेखने में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब मैंने वहाँ से एक बात सीखी कि इंजीनियर्स जो रहते हैं वो बड़े मल्टी डायमेंशनल होते हैं। तो ये शायद इसलिए ऐसा है कि इंजीनियर्स जो है वो अलग अलग फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं। जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और मैं एक एमएनसी में प्लेस हुई, तो हमको एक शॉर्ट नोटिस पीरियड रहता है जिसके अंदर कुछ लेटर्स आते हैं और तब तक हमको वेट करना रहता है जॉइनिंग के लिए। तो जब वो जॉइनिंग पीरियड था 2 से 3 महीने का, तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके और मैं कुछ सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रही थी। मल्टी डायमेंशनल थी मैं खुद भी, लिखने में भी बहुत थी और स्पीचेस, डिबेट्स, ये सब बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं था अंदर से। तो मुझे लगा कि यार मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, कुछ अलग हटके करना है। ये जो आप बोल रही हैं कि मुझे आइडेंटिटी बनानी है, मैं कुछ अलग करना चाहती थी, मैं लिखना चाहती थी, या मैं हमेशा से लिखती थी, वो हमेशा मैं आपके बचपन की तरफ ले जाती हूँ। कब से आप लिखना चाहती थी? कैसा माहौल था परिवार में? क्या आपके परिवार में भी कोई लिखा करता था? किस तरीके से आप इंस्पायर हुई कि नहीं, मुझे लिख कर जो है एक्सप्रेस करनी है अपनी भावनाएं? बिल्कुल, मेरे घर में मेरे फादर जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव रहे हैं लिखने में भी। वो खुद भी बहुत मल्टी डायमेंशनल रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी रही है। तो शुरू से मैं उनकी तरह बनना चाहती थी कि यार मतलब वो बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं अपनी एक्सप्रेशन के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए। तो हम धीरे धीरे मेरे अंदर राइटिंग का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, तो खुद ही हुआ था। घर में कोई राइटर नहीं था कभी भी, लेकिन मैं लिखने लग गई थी 5th 6th स्टैंडर्ड से ही। वहाँ से मैं कच्चा लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैं हिंदी में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी लिखती थी। ये आपकी बहुत एक खूबसूरत कला है कि दोनों ही भाषाओं पे, यानी अंग्रेजी और हिंदी पे, दोनों पे आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। और जहाँ तक आपने बोला कि आप बचपन से ही लिख रही थी, और अभी 2020 तक जो है आपकी 2 बड़ी किताबें आ चुकी हैं। फर्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरी है कीप इट सिंपल जी। तो ये 2 किताबें दर्शकों राशिका जी ने लिखी हैं। युवा लेखिका हैं और इतनी सी उम्र में 2 किताबें लिखना बखूबी बहुत ही बड़ी बात है। कुछ अपनी किताबों के बारे में आप बताएंगी? पहली किताब के बारे में एंड फिर दूसरी किताब के बारे में। पहली किताब जो थी मेरी कॉन्सिक्वेंस ए टेल अनटोल्ड, वो 2017 में रिलीज़ हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के टाइम पे बीच में जो पीरियड मिलता है, मैंने उसी में 1 महीने के अंदर ये किताब तैयार की थी। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये इतने अच्छे लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि उस समय पे ये बिल्कुल हॉट कप केस की तरह बिकी भी हैं और पसंद भी की गई हैं। मैं आपको इसकी थीम के बारे में बताना चाहती हूँ। कॉन्सिक्वेंस ए टेल अनटोल्ड जो है वो पेरेंटिंग और बच्चों, मतलब जो टीनेजर्स रहते हैं, पेरेंट्स का अपने बच्चों के टूवर्ड्स जो नेग्लिजेंस बढ़ता हुआ दिखा था मुझे। ये मैंने अपने आसपास के ऑब्जर्वेशन से फील किया था। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक बच्चा पेंसिल चोरी करता है और अपने घर पे आकर वो बताते, तो शायद पेरेंट्स उसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानेंगे। ये एक छोटा सा व्यवहार है जो शायद आगे
पढ़कर उनको क्रिमिनल भी बना सकता है, और ऐसे बहुत सारी बिल्कुल, चीजें बहुत सारी आई कहानियां हैं हैं जी। और अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जरूरी प्ले है। करती है। तो ये बुक के माध्यम से मैंने यही बताया है, ये एक एक्चुअली पोएटिक टेल है, पोएम के फॉर्म में एक पूरी टेल लिखी गई है जो एक जेनरी अलग पकड़ता है, इसके कारण मुझे अवार्ड मिला था इसमें। क्या बात है। और जी। दूसरी किताब जो है वी कैन कॉल इट कीप इट सिंपल, जी। तो ये किस विषय में है? कीप इट सिंपल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें मैंने अक्सर लोगों को अपनी तकलीफ़ों के बारे में कंप्लेन करते हुए सुना है। जैसे आप भी देखेंगे बहुत सारे लोग अपनी तकलीफ़ों को लेकर कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें ये दिक्कत है, हमारे साथ में ये है, हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे और आइडेंटिफाई करोगे तो आप ये यू विल फाइंड दिस कि आपके अंदर एलिमेंट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है, आपके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये बुक का जो है मैंने रियलिस्टिक एग्जांपल्स भी डाले हैं तो इसमें। जो भी युवा ये सुन रहे हैं और जो समझते हैं कि रियलिस्टिक होना, प्रैक्टिकल होना कितना ज़रूरी है और कैसे बिल्कुल। हम बड़ी बड़ी समस्याओं को सिंपल रख के उनसे जीत सकते हैं, ये किताब वही बताती है। और मुझे सूत्रों से पता चला है कि आपकी एक और किताब आ रही है, बट कंफ्यूजन ये है कि पहली जो 2 किताबें हैं वो अंग्रेजी में हैं और जो तीसरी किताब है वो हिंदी में है। तो पहला सवाल तो ये है, किताब किस विषय में है, और फिर मैं आऊँगी भाषा के बारे में। बिल्कुल। तो किताब जो है वो कोट्स के फॉर्म में दी गई है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मेरी जो किताब है उसका नाम ही अभिव्यक्ति है जो आने वाली है। Okay. अभिव्यक्ति 100 कोट्स ऑन इम्प्रेशंस ऑफ लाइफ। इम्प्रेशंस ऑफ लाइफ मतलब जो हम अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं, हम कभी कभी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या जिस मानसिक स्थिति से हम लोग गुजरते हैं हम शायद उसको बाहर नहीं निकाल पाते, हम लोग लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो जब मैं ऐसे कोट्स लिखने लगी थी जो हमारी निजी ज़िंदगी से रिलेट करने लगा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सिर्फ मेरे ही एक्सपीरियंसेस या मेरे ही ऑब्जर्वेशंस नहीं हैं, ये लोगों के साथ भी होता है। वो लोग इसको अपने स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी स्टेटस पे लगाने लगे। तब मैंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये पता चला कि वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन फील हम सब एक ही चीज़ फील करते हैं ज़िंदगी में। जैसे हमें चोट लगती तो हम सबको दर्द होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि मुझे लगा कि शायद अगर मेरे कोट्स लिखने से या अगर वो लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे तो क्यों ना मैं 100 आपके जहन में है, कुछ याद आ रहा है आपको, 1-2 कोट जो आप अभी बताना चाहें? वैसे हमारे पास बहुत सारी किताबें, बहुत सारा लेख है आपका, तो हम दर्शकों को वो पहुंचा ही देंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम, आपकी किताब का नाम ही अभिव्यक्ति है और आप बार बार बात कर रही हैं एक्सप्रेशन की, और आपकी किताब का जो शीर्षक है वो भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। नाम अभिव्यक्ति है बट इट डिफाइंस एक्सप्रेशंस एज वेल। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी भाषा में आप ज़्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती हैं? दूसरा सवाल ये है कि अभिव्यक्ति में भाषा की क्या भूमिका होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका ये। आजकल अंग्रेज़ी भाषा का बहुत यूज़ होने लग गया है। हर व्यक्ति एक्सप्रेशन के लिए अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, जबकि हिंदी ऐसी भाषा है जो सीधे हमारी आत्मा से निकल के आती है। हाँ, जैसे मतलब अगर मैं आई लव यू बोलना बहुत आसान है, बजाय उसके कि हम बोले कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बराबर है। तो हम बोलते ज़रूर हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी पे गर्व करते हैं, बट जब हमें एक्सप्रेस करना होता है, शट अप बोलना शायद ज़्यादा आसान है बजाय कि तुम चुप रहो जी। तो ये क्या द्वंद्व है? हिंदी भाषा का बहुत खूबसूरत एक पहलू वो है कि इसमें बहुत पेशेंस है, इसमें बहुत सॉफ्टनेस है। और मैं अंग्रेज़ी की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो आज इंग्लिश में एक्सप्रेस करना इतना अफेक्शन या अफेक्शनेट नहीं लगेगा जितना हिंदी में लगेगा। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी इज़ वेरी इजी टू से, लेकिन मुझे माफ़ कर दो ये एकदम दिल से निकलता है। हो सकता है सबकी, जी बिल्कुल, ये आत्मा से जुड़ा हुआ वो है। मैंने हिंदी भाषा को, इसमें कोर्स दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन मैंने हिंदी भाषा को इसमें प्रायोरिटी दी है कि हिंदी को ऊपर और इंग्लिश को नीचे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि कभी कभी हम इंग्लिश में जो बात बोली गई है, एक तो हम मैक्सिमम हिंदुस्तान की जनता से हिंदी में ज़्यादा जुड़ पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा कि हम जब इंग्लिश में कोई चीज़ लिखते हैं उसके बहुत सारे मतलब निकल के आ जाते हैं। समटाइम्स वी गेट मैनिपुलेटेड, हम लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं कि इस चीज़ का ये मतलब होना चाहिए या होगा। लेकिन हिंदी भाषा का जो हम पढ़ते हैं वही उसका मतलब होता है और वही उसकी खूबसूरती होती है। तो जब मैं हिंदी में लिख रही थी और मैंने उसको एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो मैं लोगों के दिमाग में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहती। जो हिंदी में है उसका यही इंग्लिश मतलब है और जो इंग्लिश में लिखा है उसका यही हिंदी मतलब है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस बात से कि हिंदी जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं करती। हम जो बोलना चाहते हैं हम वही बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि
आपने इंग्लिश से शुरुआत करी, आपकी 2 किताबें इंग्लिश में हैं, अब हिंदी में आ रही है। आप बहुत सारी भारतीय पत्र पत्रिकाओं के लिए लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, आप हिंदी में भी लिख रहे हैं। पर इंटरनेशनली जो आपकी जो लेखनी पब्लिश हुई है कनाडा में, यूएसए में, तो बीइंग एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लेखनी को पहुंचाना कितना आसान था और कैसे हमारे युवा ये कर सकते हैं? बिल्कुल। वो प्लीज बताएं। आसान तो नहीं था, क्योंकि कभी कभी सिर्फ बात थॉट्स की होती है। जितने इफ़ेक्टिव आपके थॉट्स है, जितना साफ आपका मन है। मैं एक्चुअली अपने इस चैनल के थ्रू युवा जो यंग जनरेशन है उनको एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपको एक अच्छा लेखन लिखना है, या इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, सबसे पहली उसकी चीज़ है कि आपके अंदर की मासूमियत, आपकी इमेजिनेशन और आपका साफ दिल, ये तीनों आपके साथ होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। इसी वजह से शायद मैंने इंटरनेशनल अप्रोच किया था, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुद्दा मैंने उठाया था। मुद्दा ये था कि अगर आप मुझे परमिट करें तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, प्लीज। तो मुद्दा ये था कि आजकल आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में भी ये सीरियल्स वगैरह में बहुत आता है कि सास बहू का रिश्ता जो है वो बड़ा नेगेटिव लेते हैं लोग। तो मैंने मेरी ही एक्सपीरियंसेस से, मेरी और मेरी मदर इन लॉ की रिलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा आर्टिकल लिखा था जो शायद बाहर के लोग, बाहर की कंट्रीज़ में भी उन लोगों को बहुत हेल्प कर गया। इसी के कारण ये जो वुमेनहुड था, ये जो रिलेशनशिप है बांधे हुए वुमेन को एक दूसरे से, कैसे एक औरत दूसरे औरत को उठा सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है, कितना प्रेम हो सकता है दोनों में, चाहे वो कोई भी रिश्ता आपने हो। बहुत गहन और थोड़ा सा डरावना मुद्दा उठा दिया है जो भारतीय समाज में हमेशा चर्चा का विषय रहता है, वो है सास बहू का रिलेशन। बिल्कुल। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है मेरी। इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि जब आप शादी के पहले काम करते हो और शादी के बाद काम करते हो, डिफरेंसेस तो आते होंगे, शायद आपके साथ भी आए हों। मैं ये जानना चाहती हूँ कि परिवार और आपके पति का अब आपके करियर में आगे बढ़ने में, आपकी लेखनी को और स्ट्रॉन्ग करने में कितना योगदान है? और दूसरा, एक लेखक कितना बायस्ड होता है अपने आसपास के वातावरण पे, क्योंकि कई बार हम वही लिखते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, शायद जो आपके साथ हो वो मेरे साथ ना हो। बिल्कुल। तो पक्षपात रहित होकर लिखना कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल। तो मैं आपको अपने सबसे पहले अपने हस्बैंड के बारे में ये बताना चाहूँगी। मैं उनके बारे में बात करूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी, क्योंकि ऐसे कहते हैं भूमिका जी कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है तो शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। क्या बात है। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत और बहुत सिंपल हो जाती है। ये चीज़ हम दोनों ने एक दूसरे के साथ महसूस की थी। जहाँ तक रही बात मेरे हस्बैंड जिनका नाम सार्थक है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो एवरीवन इज़ फुल ऑफ फीलिंग्स। तो हम लोगों का एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ क्योंकि एक राइटर हूँ और वो एक्सप्रेसिव नहीं है। हम लोग एक दूसरे को बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। जहाँ तक रही बात काम की, उन्होंने हमेशा मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत आगे देखने की मतलब एक ड्रीम देखा है। जैसे जो सपना मेरा है वो सपना उनका भी होगा। तो ये कंपैटिबिलिटी जी। तो शादी के पहले हम लोगों का हम लोग जब दोस्त थे तब हम लोग डिसाइडेड नहीं था कि शायद मेरा लाइफ पार्टनर होगा ही आगे चल के। हम जब दोस्त थे तब भी हम लोग जब करियर की बात करते थे तो एक दूसरे के लिए बड़े पैशनेट थे कि हाँ आपको भी बढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है। एंड राइटिंग की जहाँ तक बात रही, ही इज़ नॉट अ गुड रीडर बट ही अंडरस्टैंड्स द थिंग्स वेरी वेल। तो और ये भी है कि क्रिटिक जो है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपका क्रिटिक है तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। आंगन कुटी छबाई, हमारी लेखिका ने यही जो है प्रूव कर दिया बात कि आपके घर वाले, अगर आप लिखते हैं, जो भी युवा ये सुन रहे हैं, जो लेखक सुन रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपने ही घर में किसी को अपनी लेखनी सुनाते हैं तो आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं जल्दी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं युवाओं से युवाओं के लिए। तो मैंने आपको बताया कि हमारे बीच एक युवा लेखिका मौजूद है, राशिका जी, और हम उन्हीं से बात कर रहे थे सास बहू की नोकझोंक और पति और पत्नी का जो क्या रिलेशन है, उसका क्या महत्व होता है करियर में, इस विषय पे हम बात कर रहे थे। पर सबसे खूबसूरत बात राशिका जी आपकी लेखनी में है कि जब मैं आपकी पत्रिकाएं पढ़ रही थी, जब आपके राइटर्स मैंने पढ़े, तो कहीं तो आप वैलेंटाइन डे के ऊपर लिख रही हैं, कहीं आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लिख रही हैं, कहीं आप लिख रहे हैं कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऊब जाएं तो उसे कैसे खूबसूरत बनाएं, और कहीं आप लिख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में।
बहुत ही वर्सेटाइल राइटर है, बहुत ही आपकी जो लेखनी है वो हर पहलू को कवर कर रही है। बिल्कुल। ये आपकी शख्सियत है या जब आप एक लेखिका होती हैं तब ये वर्सेटाइल जो आपका नेचर है ये उभर कर आता है? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि शायद ये मेरी पर्सनालिटी भी है कि मैं अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर सुधार आ सकता है, या तो वो समाज हो या वो पर्सनल रिलेशन हो। अगर सुधार आ सकता है तो वो कैसे आ सकता है, आखिर मुद्दा क्या है, वो सब लिखने में और वो विचार लोगों तक पहुँचाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। खुशी और ज़्यादा मिलती है जब लोगों के रिस्पॉन्स वैसे आते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमें अफेक्ट करती है, ये चीज़ हमारी लाइफ में होती है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरी जो मदर है, मेरी मम्मी है, वो मेरी राइटिंग्स को पढ़ने और सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखती है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो शायद इतनी ऑब्जर्वेंट नहीं है, लेकिन वो भी क्लिक करती है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे आसपास ये सब हो रहा है और उनको सॉल्यूशंस भी नहीं मिलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हाईलाइट करना वो मुझे बहुत पसंद है कि ये प्रॉब्लम भी है और इसका सॉल्यूशन ये है। तो इस तरह से मतलब कवरेज हर मटेरियल का इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं ऑब्जर्वेंट भी बहुत हूँ और मुझे हेल्प करने में बहुत इच्छा होती है लोगों को कि अगर आप मॉरली नहीं ढंग से चल पा रहे हैं, अपनी लाइफ में मॉरली वीक फील कर रहे हैं, तो उसका ये रास्ता है। इमोशंस, क्योंकि मैं राइटर हूँ। आपने जो बोला कि आपकी हेल्प करने की एक आदत है, बहुत ही खूबसूरत आदत है, फितरत भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, आपके आसपास के लोगों ने बताया कि आपने सिर्फ अपने लेखन से नहीं, अपनी काउंसलिंग से भी जिंदगियां बदली हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में रहे हैं या मेंटल पीस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। कुछ ऐसा वाकया बताएंगे जब आपको लगा होगा कि शायद आप मददगार हुई किसी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और गर्व के से ज़्यादा मतलब मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे शायद कुछ ऐसा दिया है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। ऐसा हुआ है 2-3 बार जब जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि वो शायद अगले ही कदम पर सुसाइड करने की बातें करने वाले थे। तो उनसे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ और जो भी चीज़ें मेरे पास थी मैंने उन्हें देने की कोशिश की, एक उम्मीद देने की कोशिश की, क्योंकि एक राइटर होने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों में होप, उम्मीद जनरेट करो, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आओ, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद उतने पॉजिटिव नहीं हो। तो सबसे पहला चैलेंज भी बोल सकते हैं, सबसे पहला काम भी यही है कि मुझे खुद को पॉजिटिव रखना है। यही चीज़ें हैं जो फूलों की खुशबू की तरह आसपास बिखर जाती है और इससे लोगों की हेल्प होती है। उसे इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप सिर्फ अपनी लेखनी से नहीं बल्कि आप वार्तालाप से भी लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, और हम चाहते हैं आप हमेशा ऐसे करते रहें। जैसे कि आप जिंदगियां बदल रही हैं, ये मंच भी वही करता है। जी हाँ, हम बहुत सारे पहलुओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं तक पहुंचाते हैं। दूरदर्शन ये काम कर रहा है जी। और जैसा कि आपने बोला था शुरुआत में कि बहुत नॉस्टैल्जिक फील है आपको दूरदर्शन के लिए, बट आई थिंक आप अर्ली 90s में बॉर्न हैं। तो अगर हम मेरी बात करें तो शायद मैं मोगली और चित्रहार और रंगोली देखकर बड़ी हुई हूँ। आपके समय में शायद थोड़ा लेट हो गया वो। हाँ, मेरी बाद भी आपको लगता है कि दूरदर्शन की भूमिका रही है आपके जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल रही है। दूरदर्शन जो है मेरे लिए आज भी सादगी का प्रतीक है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप देख लीजिए, प्रेम जो है, प्रेम से ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। प्यार जो है वो लोगों की जिंदगियाँ बदल देता है। अगर हम दूरदर्शन जैसी चैनल्स पे जुड़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो वही मासूमियत वाले दिन जो है वो याद आ जाते हैं। मालगुडी डेज में आप देखते हैं कोई एंकर चिल्ला नहीं रहा है, बिल्कुल, हम खबरें बना नहीं रहे जो है वो विस्तृत कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये इसका टैगलाइन है जिसको मतलब कैसे भी हम लोग झुटला नहीं सकते। मतलब ये वो चैनल है जहाँ पर लोगों, मैं तो ये बोलूँगी कि आज भी युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन को आज भी इससे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सादगी ही जीवन का एक बेसिक फाउंडेशन है। बिल्कुल, मूल आधार है। तो अगर आप एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप जितना सिंप्लिसिटी को प्रमोट करेंगे, जितना सादगी में विश्वास रखेंगे, जैसे कि आपकी बुक भी है कीप इट सिंपल, मुझे लगता है आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल। वापस आती हूँ मैं आपके बचपन की तरफ और आपकी पढ़ाई की तरफ। शुरुआत हमने वहीं से की थी कि आप इंजीनियर हैं, आपने बीई किया हुआ है, काफ़ी अच्छे अंकों से आपने बीई किया है, और उसके बाद आपने अंग्रेजी साहित्य में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जी। तो क्या एक लेखक बनने के लिए लेखक का साहित्य का
प्रवक्ता या उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना या डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप डिग्री और लेखनी में इसका क्या महत्व है और क्या अहमियत है, ये प्लीज़ हमें बताएं। मेरे विचार से तो डिग्री का हमारे आर्ट मतलब जो राइटिंग है वो कम्प्लीटली आपकी आर्ट है, आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं जो आप पेपर पे लेकर आते हैं वो आपकी आर्ट, आपकी कला बन जाती है। तो मेरे हिसाब से डिग्री का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, जैसे मैं जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी तब मुझे समझ में आया कि मेरी राइटिंग में मुझे बहुत हेल्प मिली है उससे। तो एजुकेशन का अपनी जगह रोल है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो। अगर आप कुछ पढ़ा हुआ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पीजी नहीं है या अगर आप इसमें एजुकेशन डिग्री अपनी नहीं है तो आप राइटर में नहीं बन सकते। जैसा मैंने आपको कहा कि राइटर के होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके अंदर इमोशंस, इमेजिनेशंस और इनोसेंस, इन तीनों का ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी लेखिका जी, ये आंतरिक चीज़ें हैं, इनोसेंस हम पैदा नहीं कर सकते, हमारे अंदर है। कला को निखार सकते हैं बट बेसिक नहीं ला सकते हैं उसका। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि बाहरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं एक बेहतर लेखक बनने के लिए? सबसे पहली चीज़ है एम्पथाइज करना, यानी कि अपना कनेक्शन बनाना लोगों से। वो भी जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें अंदर से आती है, एम्पैथी भी अंदर से आती है। लेकिन अगर आपके अंदर वो भाव होगा तो शायद आप पहली सीढ़ी ऑलरेडी चढ़ चुके हैं कुछ अच्छा लिखने के लिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका मेन फोकस होता है कि आप कोई चीज़ बता रहे हैं और उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे मैं आपको कुछ अच्छी बुक्स के नाम बताती हूँ। अगर आपने सुधा मूर्ति को पढ़ा हो, वो बहुत सिंपल राइटर है, मेरी आइडल भी है। हमारे युवा ये जरूर ध्यान से सुने कि लेखक बनने के लिए एक अच्छा पाठक होना भी उतना ही जरूरी होता है। और हमारी जो राशिका जी हैं, अब कुछ अच्छी किताबों के बारे में हमें बताएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे बीच हैं राशिका जोशी माहेश्वरी जी, जो युवा लेखिका हैं, जिनकी किताबें पब्लिश हो रही हैं, जो सिर्फ लिख नहीं रही हैं, जिंदगियां भी बदल रही हैं। और हमने जहां छोड़ा था दर्शकों, वहीं पे वापस आते हैं। राशिका जी हमें कुछ अच्छी किताबों के बारे में बता रही थी, तो आप प्लीज़ हमारे युवाओं को बताएंगी कि कौन सी किताबें हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग रील्स देखते हैं, लोग पढ़ने से ज़्यादा देखना पसंद करें। तो उसमें किताबों की भूमिका और कौन सी किताबें आप रेकमेंड करना चाहेंगी? बिल्कुल। तो अगर आप बहुत ही सिंपल रीडिंग पसंद करते हैं, जिसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो गौर गोपाल दास जी की एक बुक है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, जिसको लॉन्च हुए अमेजिंग सीक्रेट। जी। ये एक ऐसे बुक है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। हमको पता चलता है कि हमारा बिहेवियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग उसको कैसे और निखार सकते हैं। बिहेवियर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। एक बिहेवियरल एस्पेक्ट करके एक बुक और है। और ये जो किताबें आपने बताई, आपने खुद भी पढ़ी हुई हैं ये किताबें? जी, जो मैंने पढ़ा है, मतलब मैं वही आपको रिकमेंड कर पा रही हूँ। ये जो दो लेखक आप मुझे बता रहे हैं, ये भी नए लेखक मैं मानती हूँ, राइट? हाँ, अगर मैं साहित्य की बात करूँ, क्योंकि आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ चुकी हैं, हमारे बहुत सारे पुराने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेखक रहे हैं। कोई ऐसे लेखक जो आप बताना चाहें, जिन्हें आपको पढ़ना बहुत पसंद है, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनकी लेखनी से आप प्रभावित हुई हैं? कुछ लेखकों के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो मुझे उनकी पर्सनालिटी भी और उनकी राइटिंग दोनों ही बहुत इफेक्ट करती है। वो है जेके रोलिंग। आप पता ही होगा, हैरी पॉटर सीरीज की वो है। उनकी शख्सियत ही बहुत अच्छी है, उनकी कहानी बहुत अच्छी है और उनका लेखन भी उतना ही अच्छा है। इमेजिनेशन के अंदर कैसे रियल एस्पेक्ट्स ढूंढना, रियल टाइम चीज़ों को ढूंढना, ये उनकी कला है। दूसरी जो राइटर है जिनको मैं ब्रिटिश पोएट्री में भी बहुत पढ़ती थी, वो है शेक्सपियर की लेखनी के अंदर मैसेज है आपकी लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशन से भी वो कनेक्ट होते हैं। तो ये जो दो राइटर्स हैं वो हमेशा से ही मेरे लिए बहुत ही मायने रखते आए हैं। क्या बात है। और हिंदी साहित्य भी आपने पढ़ा होगा, किसी राष्ट्रीय लेखक का, कवि का आप
बताना चाहें जिनके आपकी जी। लेखनी पे प्रभाव पड़ा हो? सबसे ज़्यादा पसंद जिन्हें मैं करती हूँ उनकी लेखनी को लेकर, जो कहानियाँ लिखती है, वो है मालती जोशी जी। ओके। उनकी हिंदी की राइटिंग आपको अपने ही टाइम में ले जाएगी। युवाओं को बताना चाहूंगी कि मालती जोशी जी जो हैं वो भी मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी की हैं। तो बहुत खूबसूरत बात है कि एक भोपाल की लेखिका, एक मध्य प्रदेश की जी। लेखिका दूसरी मध्य प्रदेश की लेखिका से प्रभावित होकर अपने लेखन को और आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। और किसी लेखक का आप बताना चाहेंगे जिन्हें हम पढ़ें और शायद जिंदगी बदल जाए, जैसे मुंशी प्रेमचंद की जी। जो चित्रात्मक शैली रही है, गबन कफन, आप जब पढ़ते हैं ये जी, किताबें जी, तो बिल्कुल। एक अलग ही आप दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसे कोई पल आए हैं जब किसी लेखक ने कुछ कहा था और आपकी जिंदगी उससे बदली? वैसे तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो अपनी बातों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति जैसे मैंने बताया आपको, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। जी। फॉलो मतलब उनकी सिंप्लिसिटी को लेकर, उनके सिंप्लिसिटी मतलब ये मैं स्पेशली यंग जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि सिंप्लिसिटी मतलब ये नहीं होता है कि आप तैयार होकर बाहर ना निकले। बिल्कुल। वो प्रेजेंटेशन होता है, वो प्रेजेंटेशन आपकी चॉइस है, आपको जैसे रहना है, जो लग्जरी पहनना है, वो सब आपके ऊपर है। सिंप्लिसिटी में सोच की बात कर रही हूँ, जो सोच जो एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी बदल सकती है, उस सोच को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, जो कि सुधा मूर्ति मैम करती है। बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की उनकी है ही, कि हाँ, बिल्कुल। आप जो दिख रहे हैं, आप पहन रहे हैं, वो आप नहीं हैं। आप अंदर से कितने साधारण हैं, कितने सरल हैं, वो आप हैं। और मुझे लगता है आपकी किताबें, आपकी लेखनी और शायद आपकी शख्सियत भी वही बताती है कि जी। सादा जीवन और उच्च विचार। तो अपने बिल्कुल। आप को सादा रखिए लेकिन अपने विचारों को उच्च रखिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे युवा हैं जो लेखक बनना चाहते हैं, उन्हें आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली है, हम कैसे एक्सप्रेसिव होते हैं, कैसे हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं और कैसे हम पढ़कर और अभिव्यक्ति करके अपने लेखन को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम हमारे वो युवा जो स्पेशली लेखनी में और पाठन में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत बेताबी से आपकी अगली किताब की हम इंतज़ार में रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इन 2 किताबों को भी पाठकों ने बहुत सराहा, वो तीसरी भी बेस्ट सेलर्स में हो। और दूरदर्शन पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भूमिका जी। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों से इजाजत चाहते हैं। अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही शख्सियत को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।